So hello, hi class 7 students, my name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Motion 678. So little champs, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी द राइज ऑफ एम्पायर्स क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के दो पार्ट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा एम्पायर्स के बारे में, एम्पायर क्या होती हैं, एम्पायर के अंदर ट्रेड रूट गिल्ड्स, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे इकोनॉमिकली एम्पायर्स जो है बनाई जाती हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछली क्लास में मगध के बारे में पढ़ा, ग्रीक्स के बारे में पढ़ा एंड साथ ही साथ हम लोगों ने मौर्यास के बारे में पढ़ा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की हम लोगों ने बात करी। तो ये प्रीवियस सेशंस आप लोग ऊपर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे द किंग हु चोज पीस, यानी कि आज के सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे अशोक ने पूरे के पूरे, जब बात आती है मौर्यन एम्पायर की, तो उसके अंदर अपना होल्ड एस्टैब्लिश करा और क्या कुछ पॉलिसीज अशोका के टाइम पर फॉलो करी जाती थी। तो देखिए, जब बात आती है यहां पर अशोक की, तो हम क्या देखते हैं कि जो अशोक था बच्चा, वो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था, पोता था। तो देखा जाता है कि अशोक जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग रहा मौर्यन एम्पायर का। मौर्यास की जब बात आती है तो दो ही राजा सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने आउट ऑफ नोवेयर, कमिंग फ्रॉम द वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बहुत ही सामान्य परिवार से आने के बावजूद कौटिल्य की मदद से पूरा मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश करा। और उसके बाद आते हैं अशोक, जिनके टाइम पर मौर्यन एम्पायर सबसे ज्यादा बड़ा रहा, ज्यादा टेरिटरी इनके कंट्रोल के अंदर रही। तो हम देखते हैं कि आज के प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो सिर्फ साउथ इंडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही साथ अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्से जो है अशोका के एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। हम देखते हैं कि अशोका ने अपने जीवन में बहुत से युद्ध लड़े, बट एक युद्ध, एक वॉर उसके जीवन में ऐसा रहा जिसने अशोका की लाइफ को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। या ये कहिए कि उस वॉर के बाद अशोका ने वॉर लड़ने से ही मना कर दिया, एंड दैट वाज द कलिंग वॉर। कलिंग मींस प्रेजेंट डे ओडिशा। जब हम ओडिशा की बात करते हैं, भुवनेश्वर की बात करते हैं, तो सिर्फ वो एक ऐसा हिस्सा था, वो एक ऐसी टेरिटरी थी जो अशोका के एम्पायर का हिस्सा नहीं थी। तो हम देखते हैं कि अशोका जब कलिंग का वॉर लड़ता है, इस वॉर के अंदर बहुत ही मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन होता है, कई हजारों लोग इस वॉर के अंदर मारे जाते हैं और माना जाता है कि इस वॉर के बाद अशोका ने शांति का, नॉन वायलेंस का रास्ता अपना लिया, बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए। अब यहां पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। जो लोग बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि जब कलिंग वॉर हुआ तो अशोका बुद्धिज्म की तरफ इंक्लाइंड हुआ, लोगों ने उसे बुद्धिज्म के बारे में बताया और भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की टीचिंग से एक तरीके से इंस्पायर होकर के उसने क्या करा, यहां पर पीस और नॉन वायलेंस का रास्ता फॉलो करा। बट वहीं कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि भैया, जब अब जीतने को कुछ बचा ही नहीं था, कलिंग भी उसके कंट्रोल में आ गया था और उसका एम्पायर इतना बड़ा था, तो फिर वॉर लड़ने का फायदा ही क्या था। तो हम यहां पर इन शॉर्ट देखते हैं कि कलिंग वॉर के बाद अशोका ने नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कलिंग वॉर के बारे में अशोका ने अपने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस के अंदर, अलग अलग पिलर्स के थ्रू लोगों के तक संदेश पहुंचाया कि भैया अब हम वॉर नहीं लड़ेंगे। बट ऐसा नहीं था कि वॉर अगर सामने वाला करेगा तो तब भी बैठे रहेंगे कि भैया शांति से, नहीं। अगर सामने से कोई वॉर करेगा, सामने से कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा, तब हम उसका जवाब देंगे, बट हम खुद कोई वॉर अपने एंड से नहीं लड़ेंगे। ऐसा अशोका ने अपनी पॉलिसी बनाई। साथ ही साथ बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग एरियाज में, जैसे कि प्रेजेंट डे श्रीलंका, थाईलैंड या प्रेजेंट डे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिसके अंदर आप तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज देखते हो, इन देशों के अंदर बुद्धिज्म को लेकर के एमिसरीज भेजी। एमिसरीज का मतलब क्या होता है कि मैसेंजर्स भेजे, जो बुद्धिज्म को
बुद्धा की टीचिंग्स को अलग अलग जगहों पर जाकर के स्प्रेड करते थे। तो हम देखते हैं कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने बचा बहुत बड़े लेवल पर काम करा। साथ ही साथ अशोका के जो पिलर्स होते थे, अलग अलग जगहों पर अशोका ने क्या करा, पिलर्स लगवाए हुए थे और उन पिलर्स के ऊपर अशोका जो है लोगों को मैसेज देता था, आम जनता तक अपना संदेश पहुंचाता था। तो वो पिलर्स जो है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते थे, बहुत बड़े बड़े पिलर्स होते थे और अगर आप देखो तो इन पर लिखा होता था। ऐसा क्यों? आज भी अगर आप मॉडर्न डे में देखो तो मॉडर्न डे में हम क्या देखते हैं, मॉडर्न डे में हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो हमारे नेता लोग हैं वो अपना मैसेज आम जनता को कैसे पहुंचाते हैं, होर्डिंग्स के थ्रू पहुंचाते हैं। आपने देखा है हाईवेज के ऊपर, आपके शहरों के अंदर अलग अलग जगहों पर होर्डिंग्स लगे होते हैं, मोदी जी की फोटो लगी होती है उसके ऊपर। अगर देखा है तो कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ। तो उस टाइम पर वो होर्डिंग्स तो पॉसिबल थी नहीं, होर्डिंग्स तो आज आई है प्रिंटिंग के बाद, बट उस टाइम पर आम जनता तक मैसेज पहुंचाने के लिए इस तरीके के बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर, बहुत लंबे लंबे पिलर्स होते थे ये, उसके ऊपर जो है मैसेज लिखा जाता था ताकि आम जनता उसको आसानी से पढ़ सके। तो हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस का कहना है कि जो अशोका था वो एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेटर था। उसने अलग अलग रॉक्स के थ्रू, पिलर्स के थ्रू अपनी जनता के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करा। जो बातें उसे कहनी होती थी वो इन पिलर्स के थ्रू लिखवा देता था, इन एडिक्ट्स के ऊपर लिखवा देता था। और जिस लैंग्वेज में लिखवाया जाता था वो लैंग्वेज थी प्राकृत, यानी कि ज्यादातर लोग उस टाइम पर प्राकृत भाषा बोला करते थे। तो प्राकृत भाषा के अंदर और ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर यह लिखा जाता था। अब आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर प्राकृत और ब्राह्मी ये अलग अलग क्या चीज है। तो देखो समझो, आज हम कौन सी मेन भाषा बोलते हैं, हिंदी। बट जब हम हिंदी को लिखते हैं तो जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है, देवनागरी बोला जाता है। सिमिलरली उस टाइम पर लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और जिस स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता था, जिस तरीके से लिखा जाता था, उस स्क्रिप्ट को ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोला जाता था। और माना जाता है कि यह ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही जो है इंडिया के अंदर बाकी जो रीजनल स्क्रिप्ट्स डेवलप हुई विद द टाइम, उसका एक तरीके से आप मान करके चलिए कि बिगिनिंग है, शुरुआत है, मदर है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अशोका ने अपना मैसेज जनता तक पहुंचाया और मैसेजेस के अंदर वो अपने आप को देवनाम प्रियदसी कहता था। क्या कहता था? देवनाम प्रियदसी, मतलब कि मैं देवताओं का, भगवान का, ईश्वर का बहुत क्या हूं, प्रिय हूं। अशोका का मानना था कि भैया मुझे जो है ईश्वर ने भेजा है। अशोका ऐसा आम जनता को कहता था और भगवान का जो है मैं क्या हूं, फेवरेट चाइल्ड हूं, फेवरेट बच्चा हूं। तो इस तरीके से अशोका ने अपने पिलर्स के थ्रू आम जनता तक मैसेजेस पहुंचाए। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि ना सिर्फ बुद्धिज्म बल्कि और रिलीजन भी, चाहे जैनिज्म हो गया हो, चाहे ब्राह्मण्स हो गए हो, इन सबको भी अशोका ने क्या करा, सपोर्ट करा। बट हां, उसका ज्यादातर जो झुकाव था वो बुद्धिज्म की तरफ हमें देखने को मिलता था। बाकी अपने इन पिलर्स के थ्रू अशोका बुद्धिज्म के मैसेजेस तो आम जनता तक पहुंचाता ही था, बट साथ ही साथ राज्य में लोगों को रहने के लिए किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है उनके बारे में भी बताता था। तो वहां पर बताया गया कि भाई आप एनिमल्स के ऊपर जो है क्रुएलिटी नहीं करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे, ये सब चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती थी। तो एक तरीके से इन पिलर्स के थ्रू अशोका लोगों को मॉरल मैसेजेस भी देता था। हम देखते हैं कि अशोका के समय पर जो मौर्यन एम्पायर था वहां पर हंटिंग बैन थी, ट्रीज वगैरह अलग अलग रोड्स पर लगाए जाते थे, रेस्ट हाउसेस थे, मान लीजिए कोई ट्रैवल कर रहा है तो रुक करके उसे आराम करना है तो विश्राम घर भी अलग अलग जगहों पर बनाए जाते थे। और इन एडिक्ट्स के अंदर जो ऑफिशियल्स थे, यानी कि जो एक तरीके से सरकार के लोग थे, जो लोगों पर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उनको लेकर के भी चीजें लिखी गई थी। लोगों को बताया गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, वो आपके साथ गलत नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो आप हमें बताओ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अशोका ने एक अच्छा कम्युनिकेटर होकर के आम जनता तक एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। और हम देखते हैं कि मॉडर्न डे अफगानिस्तान से लेकर के जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, हर जगह हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं और इससे पता लगता है कि अशोका का एम्पायर कितना बड़ा हुआ करता था। अब देखिए, बात जब आती है अशोका की, तो खास तौर पर मौर्यन पीरियड के अंदर उस टाइम पर लोगों की जिंदगी कैसी थी, जीवन कैसा था, तो ये हमें पता लगता है अलग अलग रिसोर्सेस से। उस टाइम पर अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की, तो आप सब लोग जानते हो कि पाटलिपुत्र जो है वो कैपिटल सिटी थी।
यानी कि राजा जो है पाटलिपुत्र के अंदर बैठता था। तो हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र वाज द सेंटर ऑफ गवर्नेंस, यानी कि राजा यहां से बैठ करके पूरी एम्पायर पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करके रखता था। तो यहां पर पैलेसेस होते थे, राजभवन, राजमहल होते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठा करते थे। साथ ही साथ जो पूरी स्ट्रीट्स वगैरह थी, पूरा लेआउट था, वो बहुत ही प्लान था, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से शहर को डेवलप करा गया था। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, व्यापार, ट्रेड वगैरह बहुत ज्यादा होता था। और हम देखते हैं कि जो ये मर्चेंट्स थे, व्यापारी लोग थे, आर्टिसंस थे, काम करने वाले लोग थे, ये शहर की जान थे। साथ ही साथ हमें पता लगता है कि उस टाइम पर एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। और हम देखते हैं कि मॉडर्न डे यूपी के अंदर सोहागढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें मिला, यानी कि उस टाइम का एक इंस्क्रिप्शन, एक लिखी हुई चीज हमें मिली इस तरीके से, जिसमें पता लगता है कि फेमाइन यानी कि फूड शॉर्टेज से बचने के लिए, कि भैया मान करके चलो कल को अनाज की कमी ना पड़ जाए पूरे की पूरी एम्पायर में, तो फूड शॉर्टेज से बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर अलग अलग जगहों पर ग्रेनरीज बनाई जाती थी, अनाज को, फूड को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी जगहें बनाई जाती थी। तो हम देखते हैं कि यहां पर सोहागढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से उसके बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। तो क्या पता लग रहा है? पता यह लग रहा है कि उस टाइम पर कितनी ज्यादा प्लानिंग करी जाती थी कि भाई अगर कल को अनाज की कमी कहीं ना हो जाए, लोग भूख से मरे ना, उसके लिए अनाज को स्टोर करके रखो। और हम आज भी देखते हैं, मॉडर्न डे भी हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, यही काम करती है। साथ ही साथ क्या था कि एग्रीकल्चर को जो है 2 बार किया जाता था, यानी कि पूरे के पूरे साल में 2 क्रॉप्स, एक समर सीजन में, एक विंटर सीजन में जो है क्या करी जाती थी, ग्रो करी जाती थी। और जो फार्मर्स हुआ करते थे, दे वर द लाइफ लाइन। जब बात आती है मेगास्थनीज की, तो अपनी बुक इंडिका के अंदर, मेगास्थनीज कौन थे कमेंट्स में बताना, अपनी बुक इंडिका के अंदर मेगास्थनीज लिखते हैं कि भैया ज्यादातर लोग जो हैं वो क्या थे, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व थे, और एग्रीकल्चर ही जो है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, यानी कि राजा को जो मेन पैसा आता था, मेन रेवेन्यू आता था, वो एग्रीकल्चर से ही आता था। और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि फार्मर्स वगैरह को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। इसके अलावा और भी लोग अलग अलग आइटम्स के अंदर, अलग अलग काम के अंदर इन्वॉल्व थे। कुछ लोग कारपेंटर्स थे, कुछ लोग ज्वेलर्स थे, कुछ लोग ब्लैकस्मिथ थे जो आयरन वगैरह से इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते थे, टूल्स बनाते थे। तो अलग अलग प्रोफेशंस हमें देखने को मिलते हैं। जब शहरों की बात आती है, सिटीज की बात आती है, तो सिटीज के अंदर प्रॉपर स्ट्रीट में साइंस वगैरह लगे होते थे कि भैया यहां से लेफ्ट मुड़ जाओ, यहां से राइट मुड़ जाओ, राजा के महल में जाना है तो सीधा जाओ। इस तरीके से लोगों को सारी जानकारी पहुंचाई जाती थी। और जो घर होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, डबल स्टोरी घर भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जब ये घर लकड़ी के बने होते थे तो कहीं आग वगैरह लग जाए तो आग बुझाने के लिए घरों में वाटर वेसल्स भी होते थे कि भैया अगर आग लग गई तो बाल्टी उठा करके फेंक देंगे, आग बुझा देंगे। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि कैसे मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन पीरियड में लोगों की जिंदगी थी। जब बात आती है लोगों के कपड़े पहनने की, तो लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे, जिसमें जो लोअर गारमेंट होता था, जैसे आज तो हम पजामा वगैरह पहनते हैं भैया, तो उस टाइम पर नी लेंथ तक, यानी कि घुटनों तक जो है क्या पहना जाता था, लोअर गारमेंट पहना जाता था। और ऊपर अपने शरीर को ढकने के लिए एक शॉल टाइप सी, या आप कहिए ऊपर के लिए यहां पर जो है क्लोथ लिया जाता था। और लेदर शूज जो है उस टाइम पर पहने जाते थे। तो लाइफ को लेकर के हमें यह सारी जानकारी मिलती है कि किस तरीके का जीवन मौर्यन एम्पायर के अंदर था, लोग कैसे कैसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे और क्या कुछ कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे। अब बात आती है मौर्यास की, कि मौर्यास के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। मौर्यास के जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि मौर्यास ने कैसे इस देश को लेकर के, भारतवर्ष के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करा, तो हम देखो क्या कहते हैं। आज भी जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसका इस्तेमाल करा जाता है गवर्नेंस के अंदर, यानी कि आज भी ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करते हैं। आज भी हमारी सरकार अशोका के कौटिल्य की जो बातें हैं उनको फॉलो करती हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पहले चैप्टर के अंदर बताया भी था कैसे। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि हमें मौर्यास के समय के काफी सारी चीजें आज भी देखने को मिलती हैं, यानी कि उस टाइम पर जो आर्किटेक्चर के अंदर इन्होंने चीजें बनाई थी वो आज भी हमें देखने को मिलती है। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उससे हम आज भी सीख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा एडवांस था उस टाइम पर।
मौर्यास की जब बात आती है तो देखो, मौर्यन सोसाइटी के अंदर अलग अलग काम करने वाले लोग रहते थे, जिसमें फार्मर्स या जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे वो इंपॉर्टेंट थे। बट उनके अलावा आर्टिसंस यानी कि हाथ से काम करने वाले लोग, अलग अलग चीजें बनाने वाले लोग, मर्चेंट्स व्यापारी लोग, परफॉर्मेंस लोगों को एंटरटेन करने वाले लोग भी हमें देखने को मिलते थे। और इन सब की जानकारी आप कहोगे भैया कैसे मिलती है, तो हमें टेराकोटा फिगरिन्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए हमें उस टाइम पर फिगर्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का फिगर हमें देखने को मिलता है डांसिंग गर्ल का, जिसमें पता लगता है कि भैया क्या है कि मनोरंजन के लिए डांस वगैरह भी किया जाता था और ये ज्वेलरी वगैरह प्रॉपर पहने होती थी। तो ये सारी जानकारी जो है बच्चा हमें मिलती है। इसी तरीके से सप्त मातृकास का एक फिगर हमें मिलता है जिसको कहा जाता है 7 मदर गॉडेस। तो पता लगता है कि किस तरीके से महिलाओं की समाज के अंदर एक इज्जत थी। और ये सारी की सारी चीजें हमें जो है अशोका के टाइम पे, मौर्यास के टाइम पे किस तरीके की लाइफ थी, कैसे लोग जो है कल्चर को फॉलो करते थे, क्या रिस्पेक्ट करा करते थे, क्या रिलीजन को फॉलो करते थे, उन सब के बारे में जानकारी हमें देता है। अब जब बात आती है आर्किटेक्चर की कि उस टाइम पर क्या कुछ चीजें बनाई, तो देखो क्या है कि मौर्यास का जो आर्किटेक्चर था ना वो बहुत ही ज्यादा एडवांस था। अगर आज आप भारत का एम्बलम देखो, जिसको हम कहते हैं अशोकन एम्बलम, तो इस तरीके से जो है सत्यमेव जयते वाला जो हमारा ये एम्बलम है, भारत सरकार का जो चिन्ह है, तो आप देखिए कि ये मौर्यास टाइम का है, जिसमें 4 शेर बनाए गए हैं, 4 लायंस बनाए गए हैं। और ये हमें कहां देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है सारनाथ पिलर कैपिटल में। तो हम क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि सारनाथ जो है वो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। सारनाथ के अंदर ही भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट यानी कि बुद्ध बनने के बाद उनकी जो पहली लोगों को टीचिंग्स थी वो सारनाथ के अंदर ही उन्होंने दी। तो उस प्लेस के अंदर अशोका ने क्या करा, एक बहुत बड़ा क्या बनवाया, पिलर बनवाया, जिसे सारनाथ पिलर कैपिटल कहते हैं। इस पिलर के ऊपर 4 लायंस हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से, एक नॉर्थ की तरफ देख रहा है, एक साउथ की तरफ, एक ईस्ट की तरफ, एक वेस्ट की तरफ, जो 4 दिशाओं में ये लायंस जो हैं देखते हुए हमें मिलते हैं। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि धर्म चक्र यहां पर इसके अंदर हमें बना हुआ देखने को मिलता है बीच में, सेंटर में। और आज हमारा नेशनल एम्बलम भी क्या है, यही है, यानी कि भारत सरकार का ऑफिशियल चिन्ह क्या है, यही है। और इस पर सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ का स्लोगन या मोटो भी हमें देखने को मिलता है। तो आप देखो कि उस टाइम पर आज से लगभग 2-2.5 हजार साल पहले जो चीज बनाई थी वो आज भी हमें देखने को मिल रही है। तो कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर उस टाइम पर होता होगा। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि सांची स्तूप, सांची स्तूप भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सांची स्तूप बहुत ज्यादा फेमस है, आपको यह देखने को मिलेगा। सांची स्तूप जो है बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ था, भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स थे, जो अवशेष थे, वो यहां पर रखे गए हैं। यहां पर लोग आते हैं, आकर के वर्शिप करते थे बुद्धिज्म से जुड़े हुए। तो हम देखते हैं कि ये चीजें आज भी प्रिजर्व्ड है, आज भी आपको देखने को ये मिलेंगी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अपनी लोकेशंस पर। इसी तरीके से धौली एलिफेंट स्कल्पचर की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सा पत्थर है जो हाथी की शेप का है। यहां तो मैं भी खुद गया हुआ हूं, यह उड़ीसा के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर भी अशोका के मैसेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के गाइस हम क्या कहते हैं कि मौर्यास के टाइम पर अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चीजें बनाई गई, बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए, या आप ये कहिए लोगों के लिए बहुत सारे काम यहां पर करे गए। जहां पर जैसे मान लीजिए लोग ट्रैवल करते थे तो रास्ते में रुक करके वो रेस्ट कर सके, रेस्ट हाउसेस बनाए गए। बुद्धिज्म के जो बड़े बड़े मॉन्क्स होते थे, जो साधु संत होते थे, उनको स्टे करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग विहार वगैरह देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो हैं हमें अशोका के टाइम पर, मौर्यास के टाइम पर बचा देखने को मिलती थी। बट होता क्या है, होता यहां पर यह है कि इतना पावरफुल एम्पायर बनाने के बाद अशोका की जैसे ही डेथ होती है उसके 50 साल के अंदर ही, 50 इयर्स के अंदर ही पूरा का पूरा एम्पायर जो है टूट जाता है, बिखर जाता है स्मॉल किंगडम्स के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, द फ्रेजाइल नेचर ऑफ द एम्पायर्स, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए क्या होता था कि छोटे छोटे रियासतों को, छोटी छोटी किंगडम्स को मिला करके एक बड़ा एम्पायर बनाया जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये जो एम्पायर्स होते थे, ये होते तो स्ट्रांग थे बट बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होते थे, यानी कि बहुत आसानी से टूट सकते थे जब तक कोई इनको अच्छे से एडमिनिस्टर ना करे। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी किंगडम्स होती थी ना, ये हमेशा आजादी चाहती थी।
इनका मानना होता था कि यार हम इसे बड़े सम्राट को, राजा धीराज को इतने सारे ट्रिब्यूट्स वगैरह दे रहे हैं, अगर ये सम्राट हमारे ऊपर ना हो तो ये सारा पैसा हमारा है। तो ये जो छोटी छोटी किंगडम्स होती थी ना, ये हमेशा कोशिश करती रहती थी कि कब हम इंडिपेंडेंस हासिल कर सके। और जब भी कोई वीक रूलर आ जाता था, अब अशोका के बाद क्या हुआ, अशोका के बाद मौर्यन एम्पायर के अंदर कमजोर रूलर आए, वीक रूलर आए, तो ये पूरे एम्पायर को बचा करके नहीं रख सके। तो हम देखते हैं कि यहां पर लोकल किंग्स जो होते हैं वो फिर क्या करने लग जाते हैं, ट्रिब्यूट देना बंद करने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जो सम्राट होता है, राजा धीराज होता है, उसकी बात नहीं मानते छोटे मोटे राजा। तो रूलर्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि देखिए क्या होता था कि ये एम्पायर्स बहुत बड़े होते थे। अब आज भी हमारा देश इतना बड़ा है, कहां पर क्या चल रहा है मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी। बट उस टाइम पर जब ना तो कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन था, ना ही कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी थी, तो कंट्रोल करने में इतने बड़े एम्पायर को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कभी कोई ड्रॉट आ गई, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई। अब इन सब से क्या होता था, नेचुरल कैलामिटी से कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते थे, अंपायर के अंदर जो लोग हैं वही राजा के कई बार खिलाफ हो जाते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें अक्सर देखने को मिलती थी। अब जो बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए जाते थे, इनसे यूनिटी तो हमें देखने को मिलती थी, प्रॉस्पेरिटी तो आती थी, बट प्रॉब्लम भी रहती थी। प्रॉब्लम क्या रहती थी कि ये जो एम्पायर्स बनाए जाते थे, ये अक्सर वॉर या फोर्स के थ्रू बनाए जाते थे। कोई अपनी मर्जी से साथ नहीं आता था, अपनी मर्जी से छोटे छोटे राजा साथ नहीं आते थे, युद्ध लड़ करके इनको साथ लाया जाता था। तो जब भी इनको मौका मिलता था, ये एकदम से जो है क्या कर देते थे, बगावत कर देते थे, बाहर निकल जाते थे, एम्पायर के अगेंस्ट हो जाते थे, राजा धीराज सम्राट के अगेंस्ट हो जाते थे। तो यही हुआ। अशोका के बाद क्या हुआ, अशोका के 50 साल के बाद ही, डेथ की 50 साल के बाद ही मौर्यन एम्पायर जो है बिखर गया और छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स हमें बनते हुए देखने को मिले। अब इसके पीछे काफी सारे रीजंस रहे। कुछ लोगों का मानना है कि अशोका ने जो एक तरीके से वॉर की पॉलिसी को नेग्लेक्ट करा, नॉन वायलेंस का रास्ता फॉलो करा, उस वजह से क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर कमजोर हो गया। बट कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। जो अशोका के बाद रूलर्स आए, आगे सक्सेसर्स आए, वो कमजोर थे, वो इतने बड़े एम्पायर को मैनेज नहीं कर पाए। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो आगे क्या हुआ हिस्ट्री के अंदर, आगे क्या चीजें रहीं, वो अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। ये था थर्ड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच नेम इज द एम्पायर्स। और हमने क्या देखा, द राइज ऑफ एम्पायर्स, चैप्टर 5 जो है आपका क्लास 7th हिस्ट्री का, उसको कंप्लीट करा। पहले 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी अलग अलग कर चुके हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के बीच में भी ऊपर हाईलाइट आते हुए आपको देखने को मिलेंगे, तो फटाफट से जाकर के देखिएगा। बाकी अगला कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कॉमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।